नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आज हम जानेंगे वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली भारत में कैसी रही है। सबसे पहले हम जानेंगे शिक्षा और विद्या का अंतर, इन दोनों में क्या अंतर है। शिक्षा और विद्या को प्राय समानार्थी समझा जाता है, यानी इसको समान अर्थ में लोग समझते हैं, परंतु दोनों शब्दों के अर्थ पर्याप्त भिन्नता लिए हुए हैं। यानी ये जो दोनों शब्द हैं, शिक्षा और विद्या, दोनों भिन्न है। शिक्षा शब्द जिसका अर्थ है अधिगम, अध्ययन, ज्ञानाभिग्रहण, किसी कार्य को करने योग्य होने की इच्छा और किसी कार्य में निष्णात होने की इच्छा। दूसरा शब्द है विद्या, जिसका अर्थ है ज्ञान, अवगम और विज्ञान। शिक्षा दरअसल 6 वेदांगों में से एक है। 6 वेदांग है: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो शिक्षा उन 6 वेदांगों में से एक है और इसको वेदों की नासिका के रूप में भी जाना जाता है। वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए इस शिक्षा नामक वेदांग की रचना की गई। आधुनिक भारतीय शिक्षा में बहुत कुछ नयापन आने का कारण पाश्चात्य प्रभाव न माना जाकर, यानी हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि भाई आधुनिक जो भारतीय शिक्षा है उस पर पाश्चात्य प्रभाव है, लेकिन लेखक कहता है कि ऐसा न मानना जाकर शिक्षा के सार्वभौमिकरण यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन को शिक्षा में नयापन का कारण माना जाना चाहिए, ताकि शिक्षा का आधुनिक रूप अधिगमकर्ता के लिए जीवन निर्वाह का भी एक सशक्त साधन बन सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है, उसमें ये वर्णित है कि हमें अपने बच्चों को समझ का चस्का लगने देना चाहिए, जिससे उन्हें सीखने में मदद मिले और स्वयं के मुताबिक यानी स्वयं के अनुसार उस ज्ञान का रूपांतरण वो कर पाने में सक्षम हो या कर पाए। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में हम बात करेंगे कि वैदिक कालीन शिक्षा, जिसमें आर्यों के आगमन से उपजी भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करते हुए मध्यकालीन शिक्षा प्रणाली के प्रारंभ होने तक के समय को एएस अल्टेकर ने 4 भागों में बांटा है। यानी जो आर्य भारत में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आके बसे थे, तो वहाँ पर ये भारतीय शिक्षा प्रणाली प्रारंभ मानी जाती है, जिसको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि उस समय वेद लिखे गए थे। तो ये प्रणाली मध्यकालीन जो शिक्षा प्रणाली है, मध्य काल से पहले तक मानी जाती है, जब तक मध्यकाल शुरू नहीं हुआ था। तो एएस अल्टेकर ने 4 भागों में ऐसे बांटा है। पहला है सभ्यताओं के प्रारंभ से लगभग 1000 ईसा पूर्व तक, इसको वैदिक काल कहा गया है। लगभग 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक उपनिषद काल कहा गया है। और नंबर 3 पर है लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक धर्म शास्त्र काल कहा गया है। इस समय धर्म शास्त्र लिखे गए, यानी ये नाम इसीलिए दिए गए हैं, उस समय इन चीज़ों की रचना हुई। उपनिषद काल में उपनिषदों की रचना हुई, वैदिक काल में वेदों की रचना हुई। लगभग 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पौराणिक काल यानी कहा जाता है, इसको पुराण लिखने वाला काल कहा जाए। यानी 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक पुराण लिखे गए। वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली है वो दरअसल में आध्यात्मिकता की ओर झुकी हुई थी, जिसका उद्देश्य निर्धारित आदर्शों की पालना करना और नए उच्च आदर्शों की स्थापना करना था, जिसके लिए वेदों के साथ साथ, अब ये उद्देश्य कैसे प्राप्त होंगे, उसके लिए क्या था कि वेदों के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, स्मृतियों का अध्ययन कर धर्म की स्थापना में योगदान देना था। यानी ये चीज़ें बच्चा पढ़ता था और अध्ययन इनका करता था। चूँकि वेद सबसे प्राचीन ज्ञात ग्रंथ हैं, इस कारण से वैदिक कालीन शिक्षा ही
भारतीय शिक्षा प्रणाली का प्राचीनतम रूप मानी जाती है। क्योंकि हमें ज्ञात है कि भाई वेद से पहले हमें पता नहीं, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि वेद सबसे पहले लिखे गए। तो जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में वेदों से ही मानी जाने के कारण इसको वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली कह दिया गया है। वैदिक कालीन शिक्षा मानवता, प्रेम, त्याग, अहिंसा, समर्पण और सत्य की खोज के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य बच्चे का सर्वांगीण विकास करना था। देखिए, पहले भी यही बात थी और आज भी यही बात है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था, वर्ण जो चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार वर्ण व्यवस्था के अनुसार था। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को ही गुरुकुल शिक्षा पद्धति के आश्रमों में वेदों के अध्ययन की अनुमति थी। लेकिन विद्या अर्जन उपरांत गुरु ऋण से उऋण होने के लिए गुरु दक्षिणा जैसी व्यवस्था भी थी। गुरु दक्षिणा दिए बिना जो शिक्षा है वो पूर्ण नहीं मानी जाती थी। वेदों के अध्ययन का संबंध जीवन के 4 आश्रमों यथा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये 100 वर्ष का व्यक्ति की आयु को मानकर 25-25 वर्षों में इनको बांटा गया था। प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का था। को 4 पुरुषार्थ कौन से थे? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी धर्म के मार्ग पर चलते हुए अर्थ कमाया जाए और फिर उसके द्वारा काम की सिद्धि करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया जाए के माध्यम से पूर्ण करते हुए आदर्श जीवन यापन से जोड़ा गया और चरित्र निर्माण ही प्रमुख उद्देश्य था। आश्रम शिक्षा पद्धति में गुरु शिष्य के संबंध पिता पुत्र के समान थे। गुरु को सर्वोच्च पद प्राप्त था। वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का उतना ही अधिकार था जितना कि पुरुषों को, यानी स्त्रियां भी शिक्षा प्राप्त करने की हकदार थी और दी जाती थी। गार्गी, मैत्री, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा ऐसी कुछ विदुषियों के नाम हैं जिन्होंने वेदों की शिक्षा तो ली ही, साथ में राज्यों को संभालने तक की भी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। अब हम बात करेंगे शिक्षा पद्धति, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उसमें परिवर्तन कैसे होते हैं। ब्रूनर एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका कथन है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति की जड़ों से सीखते हैं, इसीलिए उनके सीखने की शैली में भी उनके परिवेश यानी जिस वातावरण, जिस समाज के या जिस कम्युनिटी से बच्चे आए हैं उस वातावरण की या परिवेश की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। एक तरफ तो आर्यों के भारत में आकर बसने और अपनी कबीलाई संस्कृति में परिवर्तन के सरोकारों से एक नई शिक्षा पद्धति की उत्पत्ति मानी जा सकती है। यानी जब दरअसल में क्या था, पहले जो संस्कृतियाँ थी वो कबीलाई थी, कबीलों में लोग रहते थे और ग्रुपों में, झुंडों में वो रहा करते थे। कबीले के मुखिया होता था, बाद में वो मुखिया चल के इतिहास में हम पढ़ेंगे कि वो राजा कहलाने लगा। तो ऐसे शिक्षा पद्धति की उत्पत्ति मानी जाती थी जो कि प्राचीनतम भारतीय शिक्षा पद्धति का व्यावहारिक पहलू दर्शाता है, यानी ये प्रैक्टिकल और व्यावहारिक पहलू है। इसी के यदि हम शास्त्रीय पक्ष की बात करें, क्लासिकल जो थ्योरीज है, तो उनके अनुसार साहित्य को संजो कर रखने, जो यानी जो लिटरेचर लिखा गया या जो बोला गया या जो सुना गया उसको संजो कर रखने के लिए, है ना, ताकि लंबे समय तक उसको बनाए रखा जाए। तो रखने की प्रक्रिया में वेदों के लेखन की परंपरा से नई शिक्षा पद्धति की उत्पत्ति हुई और परिवर्तन को इससे जोड़ा जा सकता है। दरअसल में क्या है, वेद पहले सुने जाते थे, लिखे नहीं गए थे। जब वेदों को लिखना, सजो कर रखने की बात आई साहित्य को, तो वेद लिखे गए और इससे नई शिक्षा पद्धति, जिसको लेखन की पद्धति बोला जाता है, वो और परिवर्तन ये हुआ। क्योंकि तत्कालीन ज्ञान परंपरा में वेदों के अध्ययन करने को शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समझा जाता था और उसकी के आधार पर अध्ययन के लिए सरल और कठिन नियम बनाए गए थे। यानी यही एक आधार था, वेदों का अध्ययन करो और यही एक शिक्षा का महत्व, मतलब यही एक शिक्षा का प्रकार था और यही शिक्षा थी। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय परंपरा में गुरुकुल प्रणाली की। आधुनिक जो आवासीय विद्यालयों या नवोदय विद्यालय हम देखते हैं, ऐसी ही ये व्यवस्था रही है गुरुकुल प्रणाली, जहाँ पर बच्चे गुरुकुलों में जाकर रहते थे, है ना, अपने घर को त्याग कर और भिक्षावती से साथ जीवन यापन करते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। कठोर नियम
वहाँ पर लागू होते थे। शिक्षा ग्रहण करने वालों को घर से दूर गुरुकुल में रहकर अध्ययन करना होता था। उपनयन संस्कार के पश्चात शिष्य को अपना जीवन गुरु की देखरेख में प्रारंभ करना होता था। ऐसे शिष्य को अंतेवासी कहकर संबोधित किया जाता था। जब उपनयन संस्कार हो जाता था और बच्चा अपने गुरु के सानिध्य में गुरुकुल में जाता था तो वहाँ शिक्षा ग्रहण जब वो करने लगता था तो उस शिष्य को अंतेवासी कहा जाता था। शिक्षा केवल मौखिक रूप से दी जाती थी। मैंने बताया वेद क्या है, एक्चुअल में सुने जाते थे, लिखे कभी गए नहीं, तो जिसमें वेदों और धर्मशास्त्रों को याद रखना होता था। समयांतर के साथ साथ पाठ्यक्रम में व्याकरण, तर्कशास्त्र और तत्व मीमांसा ने स्थान ले लिया। यानी कहने का मतलब है ग्रामर और लॉजिक भी, और वहाँ पर मेटाफिजिक्स भी पढ़ाई जाने लगी। शिक्षा पूर्ण होने को समावर्तन कहा जाता था। जब शिक्षा पूर्ण होती थी तो समावर्तन संस्कार के साथ समाप्त मानी जाती थी। जातकों में, अब जातक होते हैं जो बुद्ध और उनके पूर्व जन्म की जो घटनाएं कहानियों के रूप में वर्णित हैं, ऐसे ग्रंथों को जातक कहा गया है। तो जातकों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जो गुरुकुल काशी में थे, काशी यानी आधुनिक बनारस में थे, उनके शिक्षक अपने शिष्यों को हिमालय के वनों में कठोर प्रशिक्षण हेतु भेजा करते थे। हिमालय की तराइयों में सर्दी पड़ती है, वहाँ पर शिष्य जाकर तपस्या करते थे। तो ये शिक्षा का एक बहुत ही कठोर वहाँ पर तंत्र बनाया गया था। अब हम पढ़ेंगे भारत की प्राचीन विश्वविद्यालय परंपरा। यानी प्राचीन भारत में कई विश्वविद्यालय थे जहाँ दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। गुप्त काल में जैन और बौद्ध धर्मों की स्थापना के साथ, जब गुप्त काल में जैन और बौद्ध धर्मों की स्थापना हुई तो आश्रमों और गुरुकुलों के स्थान पर विहारों, चैत्यों, संगारामों और मठों ने शिक्षा के केंद्रों के रूप में जगह बनाई। भारत में उस समय के शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक नालंदा, तक्षशिला, औदंतपुरी, विक्रमशिला, वल्लभी, काशी और कांचीपुरम जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय दुनिया भर में प्रसिद्ध थे। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश दिया जाता था। यानी जिस एंट्रेंस टेस्ट की बात करते हो तब भी होता था। यह प्रभाव यहाँ की प्राचीन शिक्षा प्रणाली का ही था कि दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ के विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आते थे। चाणक्य, आर्यभट्ट, नागार्जुन, आर्यदेव, असंग, वसुबंधु, पाणिनि और जीविका आदि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के प्रमुख शिक्षक थे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।